टाइम वैल्यू ऑफ, हाँ मैं चैप्टर नहीं भेजा तो नहीं हूँ। हाँ मैं भूल गया। चलो कोई नहीं, इसको बाद में इसको कर लेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में हम मनी की वैल्यू देख रहे हैं। यानी जो पैसा आज है, जो वैल्यू मनी आज में है, वो फ्यूचर में है या फिर नहीं है। फ्यूचर में हम क्या कहते हैं कि जो मनी का वैल्यू आज के टर्म में है, वो फ्यूचर से कम में है। फ्यूचर से कम में क्यों है? तो इसके रिस्पेक्ट में हम तीन चीजों को कंसीडर करते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे आप कहते हैं कि जो प्रेजेंट में रुपये वैल्यू है वो फ्यूचर से ज्यादा है। तो इसके तीन तरीके, पहला है आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, दूसरा है आपका इन्फ्लेशन, और तीसरा है आपका री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। पहला हमने बोला रिस्क या फिर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। दूसरा चीज इन्फ्लेशन, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट या फिर री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ये तीन चीजों की वजह से हम कहते हैं कि जो मनी का वैल्यू आज के टर्म में है वो ज्यादा स्ट्रांग है, मोर वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू फ्यूचर। तो जो हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया था, जिसमें हम कैश इनफ्लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख रहे थे, तो पहले ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में जो हम रिसीव कर रहे हैं, उसको हम क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में लेके आते थे। यानी प्रेजेंट वैल्यू टर्म में लेके आने का मतलब ही क्या था कि जो हमारा आज का पैसा है वो आज वाला ज्यादा स्ट्रांग है रेदर देन जो हम एक साल या दो साल के बाद रिसीव कर रहे हैं। पहला उसका कंडीशन क्या है? रिस्क और अनसर्टेनिटी। सपोज करिए कि आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, लेंड किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेज, या फिर किसी दोस्त मित्र को भी दिया हुआ है, तो इसका डिफॉल्ट होने का चांस है कि ये मुझे वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि जो पैसा मुझे कल मिलने वाला है मैं कोशिश करूं कि वो आज में ही मिल जाए, पहला चीज। दूसरा चीज, इन्फ्लेशन के वजह से आपके जो मनी है, मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये कैसे डिक्रीज होती है? अभी के टाइम पे जैसे टमाटर का भाव 200 और 150 रुपये तक चला गया था, अब आपके पास तो मनी की वैल्यू उतनी ही थी, लेकिन अब उतने में ही क्या था, आप कम क्वांटिटी खरीद पा रहे थे। यानी करेंसी के टर्म्स में अगर मॉनेटरी वैल्यू देखें तो वो तो उतनी ही थी, लेकिन उसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखें, उसका एक्चुअल वैल्यू देखें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अब वो कम हो गई। जो पैसे की वैल्यू थी वो कम हो गई। कैसे? 100 रुपये में अगर हम 1 केजी खरीदते थे, अब 100 रुपये में हम कितना खरीद पा रहे हैं? हाफ केजी। यानी 100 रुपया तो आपके पास ये उतना ही है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? ये जितनी पावरफुल पहले थी, अब इसकी पावरफुल जो इसकी ताकत है, वो स्ट्रेंथ है, कम हो गई, तो पहले से कम खरीद पा रहे हैं। तो इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि प्रेजेंट के टर्म में वो ज्यादा स्ट्रांग है फ्यूचर के एज कम्पेयर टू फ्यूचर टर्म। तो इन्फ्लेशन के वजह से आपके मनी की वैल्यू कम होती है। दूसरा, इसके बाद तीसरा कंडीशन है री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब, अगर आपके पास आज पैसा है तो आप इसको डिपॉजिट करके किसी न किसी इन्वेस्टमेंट अवेन्यू में इन्वेस्ट करके इस पे इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, और इंटरेस्ट अर्न करने की वजह से जो आपके मनी का वैल्यू आज है फिर फर्दर इंक्रीमेंट होगा, वो और आगे बढ़ेगा। यानी आपने किसी को लोन दिया और लोन का अमाउंट 1 करोड़ का दिया, और वो व्यक्ति आपको 10 साल के बाद भी 1 करोड़ ही दे रहा है, तो वो 1 करोड़ आज के बराबर नहीं है। आप उसको कंपेयर करिए कि आज के टाइम पे मैं जो गुड्स है या कोई वस्तु है, मैं कितनी क्वांटिटी ले सकता था, और 10 साल बाद अगर वही अमाउंट हमें 1 करोड़ ही मिलता है, तो वो 1 करोड़ में मैं कितने आइटम या फिर कितनी क्वांटिटी उसकी परचेज कर सकता हूँ। या टमाटर ही ले लो या फिर चावल ही ले लो, क्यों? क्योंकि इनके दाम कंटिन्यूअस बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे, रिस्क और अनसर्टेनिटी को सेटअप किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को भी सेटअप किया जा सकता है। कैसे? रिस्क ऑन अनसर्टेनिटी, आप इंश्योरेंस ले लीजिए तो आप रिस्क को कवर कर सकते हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि इन्फ्लेशन यानी चीजों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, तो उस केस में भी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो चेंज नहीं होगी। अगर इन्फ्लेशन नहीं चेंज हो रहा है, यानी टमाटर के भाव आज भी उतने ही है, कल भी उतने ही है,
तो जितना आज हम खरीद रहे हैं कल भी उतना ही खरीदेंगे। तो यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, टाइम के पर्सपेक्टिव में अगर इन्फ्लेशन उतना ही रहा तो भी चेंज नहीं होगा, और रिस्क और अनसर्टेनिटी को अगर हमने इंश्योरेंस के माध्यम से या किसी और माध्यम से कवर कर लेते हैं तो भी ये चेंज नहीं होगा। लेकिन ये वाले चीजों को आप कंसीडर करना पड़ेगा, आपके पास ये री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी ही रहेगी। इस वजह से आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करना पड़ता है और इसके इम्पोर्टेंस को समझना जरूरी पड़ता है। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हो या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे डिपेंड करता है कि आपके मनी का वैल्यू आज के टर्म में कितना है, कल के टर्म में कितना है। और इसी वजह से जब फाइनेंसिंग डिसीजन करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग डिसीजन करते हैं तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को कंपेयर करते हैं, दो चीजों को आप क्या करते हैं, बेस लेवल पे लेके आते हैं ताकि आप कंपेयर कर पाए। आस्था समझ में आ रहा है? सुने ही नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्डेड है, इसको दोबारा से देख लेना। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने क्या बोला, कैश आउटफ्लो आपका ये 0 पीरियड में हो रहा है और इनफ्लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 2 3 4 इसमें हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, सबको 0 पीरियड में लेके आते हैं ताकि हम क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 साल बाद की है, ये 2 साल बाद की है, 3 साल बाद की है, 4 साल बाद की है। अब इसी पे हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब कुछ कैलकुलेशन देखें, कैलकुलेशन में हम अब आज सीखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, और एट द सेम टाइम एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं और एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, एन्युटी क्या होता है, एन्युटी के कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट हो गया, यही कंसेप्ट है टाइम मनी का। अब कैलकुलेशन देखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल फ्लो या फिर लमसम अमाउंट देखेंगे। सुष्मिता आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, अपने खुद के कैलकुलेशन के लिए भी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट या लमसम मनी, सिंगल अमाउंट, इसको लमसम मनी कहते हैं, ठीक है, लमसम मनी या फिर अमाउंट। नाम से क्लियर है, ये सिंगल अमाउंट है, ठीक है। ये सिंगल अमाउंट को क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या फिर 10 साल के लिए। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हम जानते हैं, ठीक है। तो कंपाउंडिंग कैसे करते हैं कि पहले आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर आपने कुछ इंटरेस्ट अर्न किया, फिर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, फिर वो टोटल अमाउंट फिर से आपका इन्वेस्ट होता है और फिर उस पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं, और ये प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। यानी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पी आई हो गया, इस पे फिर से आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं, तो फिर ये प्रिंसिपल अमाउंट में ये इंटरेस्ट ऐड होता है और ये कंटिन्यूस बेसिस पे आपका फ्लो चलता रहता है। तो ये होता है आपका कंपाउंडिंग। तो फ्यूचर वैल्यू किसी एक सिंगल अमाउंट का हमें निकालना होगा, तो वो कैसे निकलता है, फ्यूचर वैल्यू कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, सिंगल अमाउंट, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 + r⁴n। ये 1 + r⁴n क्या है, यही आपका कंपाउंडिंग फैक्टर है, जहाँ पे ये r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं नंबर ऑफ ईयर नहीं लिख रहा हूँ, पीरियड लिख रहा हूँ, इसलिए कि ये n आपका ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड, 1 महीने 2 महीने या 1 साल 2 साल 3 साल, उसके हिसाब से हम कंसिडर कर लेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे एन लिख देते हैं, एन ईयर के लिए फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n, ये आपका हो गया प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज का अमाउंट, और उस पे कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ पीरियड के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू हो गया जो आपने आज, ये प्रेजेंट वैल्यू है, आज आपने जो इन्वेस्टमेंट किया इसका वैल्यू कितना आया है। ये क्लियर हो गया। एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड या फिर टाइम हो गया, कितने टाइम के लिए इसको इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे 1 साल 2 साल और सिंपल कैलकुलेशन होगा तब तो हम आसानी से कर लेंगे,
अदरवाइज इसके लिए हम टेबल हम कंसीडर करते हैं, और टेबल में हम कौन सा टेबल कंसीडर करते हैं? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। यानी एक तरीका ये जो फॉर्मूला है ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके अलावा आप प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और ये होगा आपका आर और एन पीरियड के लिए, ठीक है, यहाँ पे आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन आपका नंबर ऑफ पीरियड। अब ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल आपका गिवन होता है। आप उस टेबल से रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके सापेक्ष नंबर ऑफ पीरियड के मुताबिक क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू मतलब उस अमाउंट में इससे मल्टीप्लाई करके फ्यूचर वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हम एक कैलकुलेशन देख लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। एक डिपॉजिट है, डिपॉजिट अमाउंट 438 रुपीज का है, 6% का इंटरेस्ट है और 5 साल के लिए कंपाउंड हो रहा है एनुअली। क्वेश्चन समझ में आया? डिपॉजिट का अमाउंट आपने सपोज कर लो फिक्स डिपॉजिट कर लिया, 438 का अमाउंट है, 438 रुपीज, और ईयर 5 साल के लिए, एनुअल कंपाउंडिंग है, एनुअल कंपाउंडिंग है, मतलब हर साल इसकी कंपाउंडिंग हो रही है। एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट मिला वो हर साल ऐड होता है और फिर अगले साल फिर जो इंटरेस्ट होगा ऐड होने के बाद फिर प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होगा, फिर इस तरह से ये आपका क्रम चलता रहेगा। तो एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। अब कैलकुलेट करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू 438 मल्टीप्लाई करेंगे 1, आर कितना है? 6%। तो 6% को आप कैसे लिखेंगे? 0.06, 6% यानी 0.06। और एन नंबर ऑफ पीरियड कितना है यहाँ पे? एन 5 साल के लिए है 5। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, बस इतने से आपका आंसर आ जाएगा। एक कैलकुलेशन ये हो गया। दूसरा, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। तो इस वाले फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, यानी हम यहाँ पे ले लेते हैं 438 मल्टीप्लाइड बाई फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये कहाँ से निकलेगा? टेबल से। तो यहाँ अपेंडिक्स में आपका टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में आप 6% के हिसाब से 5 साल के कॉलम में आप देखेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ, ये आपका टेबल है और इस टेबल में आपको देखना है 5 साल का ये कॉलम में, और इसके में आप जाइए कि 5%, 6% कहाँ है, उसी 6% के इंटरसेक्शन पे ये जो फिगर निकलेगा यही है आपका फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये है 1.3382, 1.3382। हाँ, ये फैक्टर आपको गिवन होगा, क्योंकि जब आपका पीरियड ज्यादा होगा तो ये कैलकुलेट करना काफी हेक्टिक होता है। तुम ऐसे समझो कि 1.06 को मल्टीप्लाई किया 1.06 से, 5 बार ये करना पड़ेगा ना, तो 5 बार करेंगे तो काफी लेंदी कैलकुलेशन। ये अब सोचिए केवल 5 बार है तभी है। अगर मुझे 10 साल का निकालना हो, 12 साल का निकालना हो, 30 साल का निकालना हो, फिर तो ये कैलकुलेशन, इसलिए आपका ये कंपाउंड फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर दिया होता है, ठीक है। ये फिर कंपाउंडिंग फैक्टर भी इसको कहते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से निकल जाएगा। तो ये हमने सीख लिया कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इसी में एक चीज और मैं डिस्कस कर देता हूँ, एनुअल कंपाउंडिंग थी। अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी तो यानी हर हाफ ईयर के बाद आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड हो रहा है। मंथली कंपाउंडिंग होगी तो यानी हर एक महीने के बाद इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल में ऐड हो रहा है, और फिर वो इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट आने के बाद जो अमाउंट मिल रहा है उस पे ऐड होगा। यानी कंपाउंडिंग का मतलब समझ रहे हो ना, कि हर महीने उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम पीरियड के बाद आपके प्रिंसिपल अमाउंट में वो ऐड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो, 438 पे जो इंटरेस्ट आया वो हर साल जुड़ रहा है। यहाँ पे अगर हाफ ईयरली होगा तो अब हम हाफ ईयरली में क्या करेंगे, इसी को हम चेंज कर देंगे। ये कैलकुलेशन को मैं इरेज कर देता हूँ।
इसी को अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तो ये होगा प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस ये आर बाई क्या हो जाएगा 2, 2 बार हो रहा है साल में। और यहाँ पे एन क्या हो जाएगा 2n। अगर क्वार्टरली हो गया तो 1 प्लस r/4 और ये क्या हो जाएगा 4n। ठीक है, यही कैलकुलेशन है। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला में डिपेंडिंग ऑन कंपाउंडिंग कितनी बार हो रहा है इस ये चेंजेज आएंगे। चलो फ्यूचर वैल्यू हो गया। इसका हम प्रेजेंट वैल्यू देख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट या फिर लमसम। यानी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है और हमें उसको कन्वर्ट करना है किस चीज में, प्रेजेंट में। फ्यूचर वैल्यू गिवन है तो ये वाला चीज हमने ऑलरेडी कर लिया है किस टाइम पे, जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन किया है। अब इसी चीज को हम कन्वर्ट कर देंगे डिवीजन में। ये जो 1 प्लस r⁴ n होता है ना, ये आपका कंपाउंडिंग फैक्टर होता है। मतलब आप किसी भी अमाउंट को फ्यूचर में लेके जा रहे हैं, ये बढ़ रहा है, और कोई फ्यूचर अमाउंट है उसको डिस्काउंट करना है, प्रेजेंट के टर्म में ले आना है। बस इसी को क्या करना है 1/1 प्लस r⁴n कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्रेजेंट वैल्यू में। तो अब इसी चीज को कन्वर्ट करो। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, फ्यूचर वैल्यू गिवन होगा, और इसको हम क्या कर रहे थे पहले, प्रेजेंट वैल्यू था तो 1 प्लस r⁴n से मल्टीप्लाई किए थे। अब क्या करेंगे 1/1 ठीक है। हाँ ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, या तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 प्लस r⁴n से हम क्या करें, इसको हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं। जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। ये फिगर आपका क्या है, डिस्काउंटिंग। और सेम इसी तरह से ये वाले फॉर्मूले में आपका चेंजिंग आएगा क्या चीज, ये प्रेजेंट वैल्यू nth ईयर का निकाल लो, ये हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू जिसको आप प्रेजेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फैक्टर होगा फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर r⁴n, यहाँ पे ये एज इट इज रहने वाला, ठीक है, क्योंकि इसी फैक्टर से हम क्या कर रहे हैं, इस फैक्टर को हम डिस्काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट ये फिगर आपका प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, या तो ये मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस r⁴n। अब यहाँ पे ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर था, यहाँ पे अभी क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर। ये चेंज होगा किसमें, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्यों, यहाँ पे 1 प्लस r हम n निकाले थे, ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर था। अब यहाँ पे 1 प्लस r⁴n कर दिए तो यहाँ से अब क्या निकलेगा, ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का आपका टेबल दूसरा होगा और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट टेबल का आपका टेबल दूसरा होगा। तो एक क्वेश्चन हम इस पे भी कर लेते हैं ताकि ये भी क्लियर हो जाए। ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चलो, राम प्रसाद है, 2,000 रुपया वो 3 साल बाद रिसीव कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि 10% के रेट से वो कितना इन्वेस्ट किए होंगे। ठीक है, कितना अमाउंट था 2,000 और 3 साल के बाद उनको रिसीव हो रहा है 2,000 रुपया रिसीविंग आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद रिसीव कर रहे हैं यानी फ्यूचर वैल्यू है 3,000 हो गया, और इसको हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस r कितना है 10%। तो 10% मतलब 0.10 हो जाएगा, और n कितना है 3 साल। बस इतना कैलकुलेट कर लीजिए। हम क्या करेंगे 3,000 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 1.1, हाँ 3 इसका वैल्यू हो जाएगा 1331 है क्या, 1.331, 1.331। इससे डिवीजन के बाद ये कितना आ रहा है 1,500।
1502, यानी प्रेजेंट वैल्यू ये 3000 का कितना है, 1502 समथिंग आ रहा है, ठीक है, 1502.63, ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। यानी हम अगर 3 साल पहले 1502 रुपया इन्वेस्ट किए होते तो 3 साल बाद ये कितना होता, 3000। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो 3000 इनको 3 साल बाद 3000 को डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 1 मिनट, ये 3000, अच्छा ये अमाउंट ही गलत कर दिया ना मैं, यहाँ पे 2000 है, इसको 2000 करो। क्वेश्चन में यहाँ पे 2000 में लिखा था ना, 2000 है। चलो ठीक है, करेक्ट कर लिए, यानी ध्यान दे रहे हो, अच्छी चीज है, अच्छा लगा। अब दूसरा वाला हम तरीका कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है कितना, 2000, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, आर कितना है 10% के हिसाब से, और एन कितना है 3 साल के लिए, तो कितना होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 साल के लिए 10 पॉइंट से 0.751, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2000 को 0.751 से, 1502 रुपया यहाँ पे भी आएगा। तो दोनों ही मेथड आपके अप्लीकेबल हैं, आप या तो इस तरह से मैन्युअली कैलकुलेट करिए, या फिर ये टेबल देखिए कौन सा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का, और ये इंटरेस्ट फैक्टर यहाँ निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो प्रेजेंट वैल्यू सिंगल अमाउंट लमसम का हो गया, और फ्यूचर वैल्यू भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दो चीजें रह गई, अगर कोई अमाउंट हमें पता करना हो कि कितने साल में डबल हो जाएगा, ठीक है, कैसे पता करते हैं, कौन बताएगा, बताओ आशीष, अच्छा बताओ। कोई एक अमाउंट है और मैं पूछूं कि कोई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो वो कितने साल में डबल हो जाएगा, डबलिंग, ठीक है, डबलिंग पीरियड, इसको कहते हैं रूल ऑफ 72। क्या है, रूल ऑफ 72, मतलब ये बताता है कि कोई भी एक इन्वेस्टमेंट के अमाउंट है, कितने टाइम पीरियड के बाद वो डबल हो जाएगा, अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता होगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, 72 को उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं। यानी अगर हम कोई अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पे हमें हर साल 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सिंपली आपको 6 से क्या करना है, डिवाइड करना है, कितना हो गया, 12 आएगा ना। यानी कोई भी अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसपे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, तो उसको 12 साल लगेंगे डबल होने में। यानी 1000 रुपया 2000 कब बनेगा, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, तो 12 साल लगेगा उसको। तो 1 लाख 2 लाख कब बनेगा, 12 साल में, अगर उसको 6% के हिसाब से। वहीं पे अगर 72, हमें 12% से हिसाब से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 72 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 साल लगेगा। अगर हम 72 को 36 से डिवाइड कर दें, यानी आप जो अर्निंग है आपकी, वो हर साल 36% के हिसाब से आप ग्रो कर रहे हैं, बस आपको 2 साल लगेगा, 2 साल में आप डबल कर देंगे अमाउंट को, ठीक है। तो इसको कहते हैं रूल ऑफ 72। चलो अब एन्युटी वाला कंसेप्ट हम कल डिस्कस करेंगे, टाइम होता तो आज ही ये ओवर हो जाता।